नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज शेड्यूल के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है? आज शेड्यूल के हिसाब से हमें पढ़ना है गायनिकोलॉजी और इस दिन हमने पीडियाट्रिक्स को भी रखा था, ऑब्स्टेट्रिक्स को भी रखा था, लेकिन आज हम गायनी फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने 3-4 लेक्चर पीडिया के कर लिए हैं। पीडिया मतलब पीडियाट्रिक्स, ठीक है? जिसमें बच्चों के बारे में हम पढ़ते हैं, बच्चों के बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गायनी का जो हमने टॉपिक छोड़ा था वो कौन सा था? वो था फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, oogenesis क्या होता है, और oogenesis को मैंने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था और स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, कोई मेल और कोई फीमेल अगर संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको समझाया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे चलता है, पीरियड्स कैसे कैसे आते हैं, अगर पीरियड्स में दिक्कत हो जाए तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको समझनी चाहिए कि अगर वो बॉडी में लक्षण है तो आपको प्रॉब्लम है या फिर आपके पेशेंट को प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। क्या हम बॉडी के अंदर देखने गए हैं, लेकिन हर इंसान बॉडी के अंदर नहीं देख सकता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, लेकिन होता तो है। इस पे रिसर्च हुई है तभी हमें पता है कि एग्जैक्टली में चीज़ें कैसे कैसे चल रही है, कैसे कैसे हो रही हैं। तो क्या होता है कि जब एक बच्चे का निर्माण होता है तो क्या वो बच्चा शुरुआत से बच्चा रहता है? क्या उस बच्चे के पास आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो उसका ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियास है, क्या उसके पास स्टार्टिंग से रहता है? नहीं रहता है ना। उसके पास ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। जो 9 महीने का जो समय होता है वो क्यों होता है? ताकि बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। क्या हो जाए? बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए और बच्चा स्टार्टिंग में कुछ महीनों के बाद इस तरीके का दिखने लगता है। अभी भी ये पूरा नहीं है, अभी भी ये डेवलप हो रहा है। तो एग्जैक्टली में शुरुआत कहाँ से होता है? एग्जैक्टली में शुरुआत कहाँ से होता है? सबसे पहली बात, एक फीमेल के पास ओवम होता है, एग होता है, वो कैसे कैसे रप्चर करता है, कैसे कैसे ग्रो करता है, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे अगर यूट्रस है, फीमेल के पास यूट्रस है, ठीक है, और उसके पास इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का। हर फीमेल का जो यूट्रस है वो लगभग इसी तरीके से होता है, और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सर्विक्स बोलते हैं, और नीचे वजाइना होता है जिससे इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स को हम कोइटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइटस भी बोलते हैं। फीमेल के पास क्या है? यूट्रस है। यूट्रस में क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जैसी संरचना है जिसमें एक गोला गोला सा बना हुआ है। अब इस गोले को हम क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। और ओवरी में छोटे छोटे से एग सेल्स होते हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। और यही क्या करता है, 28 दिन का जो चक्र होता है, तो ये ओवम फिर रिलीज हो करके आपके फैलोपियन ट्यूब, जिसमें जगह जगह पे नाम चेंज हो रखा है, और 4 टाइप से इसको हम डिवाइड करते हैं। इसी ट्यूब को हम 4 भागों में बांटते हैं, और इस 4 भाग में से एक भाग होता है ये वाला एम्पुला, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो एग है, जो आपकी ओवम है, फीमेल है आप, मेल है तो आपके पास नहीं होगा क्योंकि मेल के पास ओवम नहीं होता है। मेल के पास क्या होता है? मेल के पास स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पुला है, इस जगह पे आकर के ये जो एग है वो क्या करती है? वेट करती है। वेट क्यों करती है? ताकि वजाइना से स्पर्म आए। अगर शादीशुदा कोई महिला है तो क्या होगा? इंटरकोर्स होगा। इंटरकोर्स होगा, संबंध में आएंगे, संबंध में आने के बाद वो जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके, मतलब यात्रा तय करके, आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से क्या करते हैं? यहाँ पे आते हैं और इसके बाहर के स्ट्रक्चर्स को भेदने की कोशिश करते हैं। मतलब पेनिट्रेशन के लिए वो कोशिश करते हैं, पेनिट्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? कि स्पर्म इसके अंदर आ जाए। अब वही वाली बात यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि ये जो एम्पुला के पास जो ओवम जो वेट कर रही है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसके बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, उसके अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं, उसके बीच में कौन सी फ्लूइड होती है, सब कुछ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। अब क्या हुआ कि जो स्पर्म अंदर आ गया, लाखों की संख्या में स्पर्म आ रहे हैं, अब उसमें से कोई एक स्पर्म, कभी कभी जब ट्विंस का कंडीशन होता है तो 2 स्पर्म,
ठीक है, या तो अंदर चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब स्पर्म अंदर आ गया तो ये है आपका स्पर्म, ठीक है, ये अंदर आ गया। अब ये अंदर क्यों आया है? स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो कुछ हाफ हमें दिख रहा है ना, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में हम इसको बोलते हैं एक्रोसोम, और यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला भाग, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम कैप, मतलब टोपी टाइप का है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से उस ओवम को, उस एग सेल्स को ये भेद पाता है? इसके पास हथियार कौन सा है? तो हथियार कौन सी है? इसके पास एंजाइम है हाइलुरोनिडेस, ठीक है। इसके पास क्या है? इसके पास ये वाली क्या है? एंजाइम है। और कहाँ पे लगी होती है? इसके इस वाले पोर्शन पे लगी होती है, जो आपको देखिए एक्रोसोम कहाँ पे है? एक्रोसोम ये है अंदर में, ठीक है, ये देखिए ये है। और ये जो रेड वाला पोर्शन है इसी को हम कैप बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर में है। और इसी पे क्या लगा होता है? ये वाला एंजाइम लगा होता है। और जब ये वाला एंजाइम लगा हुआ है तो क्या हो रहा है? ये वाला एंजाइम जब लगा हुआ है तो क्या होगा? तो जो स्पर्म है, जो स्पर्म क्या करेगी? अंदर चली आएगी, जैसे यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्म होता है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, मिडल होता है और टेल होता है। ये चलता कैसे है, यात्रा कैसे तय करता है? टेल की मदद से ये तय करता है। तो यहाँ पे स्पर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ये समझ रहे हैं कि जब स्पर्म ओवम को अंदर से पेनिट्रेट करके उसके अंदर में जब घुस गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो बॉडी में क्या होगा? और ये सब चीज कहाँ पे हो रहा है? ये सब चीज एक फीमेल के यूट्रस के उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब में होता है। और वहां से फिर वो जो ओवम है वो ट्रैवल करते 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 यूट्रस के बीच में आकर के फिर इम्प्लांटेशन करती है, फिर वहां पे अपना अड्डा जमाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या कर रही है? वेट कर रही है, वेट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? इंटरेक्ट हुआ मेल एंड फीमेल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक स्पर्म कोशिश बहुत किया और उसके बाद पेनिट्रेट करने में सक्षम हो गया, सफल हो गया। सफल होने के बाद अब ये कहाँ पे है? एक एग के, एक ओवम के अंदर है। एग सेल बोल लीजिए या फिर ओवम बोल लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। एक है तो ओवम के अंदर में है। ये पूरा क्या है? ये पूरा ओवम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन ओवम है। ये औरतों में ये पाया जाता है, आदमियों में नहीं पाया जाता है। आदमियों में क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ गया ये, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस स्पर्म के अंदर में भी न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस है। और इसके अलावा ये जो ओवम है उसके स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस ओवम का सबसे बाहरी लेयर जो कि ये है, ये वाला लेयर है, ये वाला क्या बोलते हैं हम इसको? जोना पेलुसिडा। अब ये वाला जो है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये हार्ड पहले से भी रहता है, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है, सफल हो जाता है इसके अंदर आने में, वैसे ही दूसरे स्पर्म के लिए ये रास्ता ब्लॉक कर देती है कि अब कोई नहीं आएगा। अब मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं अकेले हूँ, अब मैंने अकेले एक आदमी को एंट्री दी है, अब कोई भी नहीं आएगा। तो ये जो जोना पेलुसिडा है ये हार्ड हो जाती है। और जोना पेलुसिडा को हम ओलेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेमा भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हार्ड हो गई। अब दूसरा स्पर्म नहीं आ पा रहा है। अब क्या होगा? अब जब दूसरा स्पर्म नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा वहाँ पे? अब जो एग है, ये एग जो है ये अपना रंग रूप, ये अपना स्ट्रक्चर, ये अपना फंक्शन बदलेगी, क्योंकि ये क्या है? अभी यूट्रस के, यूट्रस था, ठीक है, ये जो ट्यूब था ये फीमेल के कमर वाले पोर्शन यानी कि पेल्विक पोर्शन में ये रहती है। यूट्रस होता है फीमेल के पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करी? एम्पुला में ये क्या हुई? फर्टिलाइज हो गई, क्योंकि इंटरेक्शन हुआ एक मेल से। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पर्म आ गया, यहाँ पे स्पर्म आने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या करेगी ये? अब ये अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं, आपका बॉडी, एक फीमेल का बॉडी क्या करता है? बच्चे को कैरी करने के लिए खुद को तैयार करता है, खुद के बॉडी को। और यूट्रस के अंदर के लेयर को, बाहर के लेयर को, और जो अंदर का लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटा गद्देदार बनाता है। बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सारा जो लेयर है वो फिर झड़ जाता है और तब जाकर के ब्लीडिंग के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक कंप्लीट ना हो,
और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन की प्रक्रिया हो गई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये अब अपना फंक्शन बदलेगी, ये अब अपना रूप बदलेगी, ये अब अपना स्ट्रक्चर बदलेगी। तो यहाँ से ये ट्रैवल करते 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 इसको कहाँ आना है, इसको यूट्रस के अंदर वाले दीवार में अच्छे से चिपकना है, ताकि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। लेकिन ये है कहाँ, ये अभी तक यहीं पे है। तो ये जब यहीं पे है तो ये पहले ऐसी थी, ठीक है, अब ये क्या कर रही है, अब ये ऐसी हो गई। अब ये क्या करिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिख रहा है ना। अब ये जो 4 आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, 4 से फिर 6 बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि माइटोटिक डिवीजन क्या है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन इसका मतलब ये है कि जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये सेम टू सेम इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स होंगे, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब सेम ये अपने जैसा 2 और को बना लेगा। मान लिया कि ये एक ए है, तो ये क्या करेगा, बी और सी 2 अपने जैसा सेम टू सेम बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लास्टोमेयर हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लास्टोमेयर हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले इसका इस टाइप से बना, इस टाइप से बनने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगा, और यहाँ पे देखिए ब्लास्टोमेयर हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्योंकि एक ही जैसा कोशिका यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक जैसा कोशिका होगा, बिल्कुल एक जैसा, मतलब बोलते हैं ना कि बहरूपिया। तो पहले 1 था, अब 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि माइटोटिक में 1 होता है और 1 से फिर 2 हो जाता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे एक साथ इस तरीके का डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विभाजन यहाँ पे हो रहा है। इसी को हम, इस स्टेज को हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। और इसके बाद जब ब्लास्टोमेयर हो जाता है तो क्या होता है कि मोरूला हम उसको बोलते हैं। मोरूला कब बोलते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से भरने लगता है, जब ये 16 स्टेज तक जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको मोरूला बोलेंगे। और इसके बाद उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में आप देखेंगे कि ये जो आपका ओवम है, ये ऊपर से जो हो रहा है, ये यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है, ये अंदर में क्या, ये अंदर में एक म्यूकस के अंदर आने लगेगा। क्या होगा, म्यूकस के अंदर एक पतला सा झिल्ली के उसके ऊपर आने लगा। अभी क्या रहा, अभी सेल्स विभाजित हो रहे हैं, उसके बाद म्यूकस जब आने लगा उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट होता है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट में होगा कि यहाँ पे ये जो देखिए ये पार्ट जो है, यहाँ पे आउटर कॉर्नर फिर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आउटर कॉर्नर ये वाला पार्ट बनना शुरू हुआ, ये सेल्स आप देख रहे हैं, ये एक क्रम में आने लगा, इसी को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ पे फिर 2 तरीके से लेयर बन जाता है। एक जिस तरीके से आप देख रहे हो, तो ये अंदर से भी और बाहर से भी ऐसे करके लेयर बनेगा। तो वो जो लेयर है हम उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले ही मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मोरूला बनेगा, देन ब्लास्टोसिस्ट, जब उसके ऊपर म्यूकस आएगा, देन ट्रोफोब्लास्ट बनेगा जिसमें ट्रोफेक्टोडर्म, यानी कि जब लेयर जब बनेगा ना पतला सा झिल्ली, तो हम उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पूरे को कवर कर रहा है। अब क्या था, एक ओवम था, वो डिवीजन हुआ, उसके ऊपर से लेयर्स बने, म्यूकस बना। तो जो लेयर्स, म्यूकस बन गया, म्यूकस के ऊपर से लेयर बनना है। अब जो लेयर बन रहा है उसी को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और अंदर वाले लेयर को, उसी में एक अंदर है एक बाहर है, लेयर बना, एक अंदर से साइड है एक बाहर साइड है, तो अंदर वाले साइड को हम सिस्टोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और बाहर वाले साइड को हम सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट हम बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब जब इतना आ गया समझ में, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है आउटर साइड ट्रोफेक्टोडर्म, और ये जो बाहर का जो लेयर है वही बाद में जा करके कोरियोन बन जाता है वो, और एम्ब्रियो, और इसका अंदर वाला एम्ब्रियो बन जाता है। वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपको झिल्ली दिख रहा है ना, ये वाला झिल्ली जो आपको दिख रहा है, ये वाला झिल्ली, ये क्या है, ये कोरियोन है। अब बाहर से जो बन रहा है ये है आपका एंडोमेट्रियम में, बॉडी के सबसे अंदर वाले लेयर, यानी कि यूट्रस के बीच वाले लेयर में आकर के बीच में चिपक गया है। ठीक है, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो आपको इस टाइप का दिख रहा है ना, इस टाइप का देखिए, ये क्या कोरियोनिक विलाई है। जो मैंने बोला कि बाहर से लेयर्स बनने शुरू हुए हैं, वो पहले लेयर्स थे, उसके बाद जाकर के इसमें फिर डेवलप हो जाता है। ये क्या मायोमेट्रियम है, यानी कि यूट्रस के अंदर वाले लेयर में आकर के ये इकट्ठा हो गया है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि एक ओवम था, ओवम क्या हुआ, ओवम फिर बदलने लगा। जब वो
जब वो कम बदला तो क्या हम उसको क्या बोल रहे हैं, जब वो 16 स्टेज तक जब गया तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेयर बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मोरूला हो गया, क्योंकि उसके बाद भी विभाजन होने लगा। उसके बाद उसके ऊपर से म्यूकस आ गया, म्यूकस आया तो हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलने लगे। उसके बाद वो एक लेयर में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से घेरने लगा, तो हम उसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं। और उस लेयर का अंदर का भाग और बाहर का भाग दोनों अलग अलग नाम से हम उसको जानेंगे, तो हमने आपको ये बता दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो जो ओवम है वो फिर आपके यूट्रस के, एक फीमेल के यूट्रस के अंदर वाले लेयर में आ गई है। जब अंदर वाले लेयर में आई है तो क्या कर रही है, तो बेचारी चल करके आई है। कहाँ से आई है बेचारी, क्या करके आई है बेचारी, चल करके आई है। तो कहाँ से कहाँ तक ये होगा, अब ये आ गई यूट्रस के बीच वाले भाग में, आपको दिख रहा है यहाँ से क्या, यहाँ से आपका ये यूट्रस का अंदर वाला बीच वाला लेयर है। अब बेचारी आई है चल करके, तो यहाँ पे तीन चार चीज़ होगा कि सबसे पहला वो पोजीशन लेना शुरू करेगी, मतलब यूट्रस के अंदर वाले लेयर के बीच में सेंटर में वो जा करके चिपकेगी। जब सेंटर में जब जा रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, ए पोजीशन बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो चिपकने की कोशिश कर रही है, क्या बोलेंगे, एपोजिशन बोलेंगे, ठीक है, एपोजिशन बोलेंगे। जब वो चिपकने की कोशिश करेगी यूट्रस के अंदर वाले लेयर में, हम उसको क्या बोलेंगे, अधेशन बोलेंगे। ये क्या, ये प्रोसेस है, क्योंकि अब वो चिपकने की कोशिश कर रही है। एक ओवम है, वो पोजीशन लेने के लिए यूट्रस के बीच वाले लेयर में आ रही है, तो क्या हो रहा है, तो हम उसको अपोजिशन बोलेंगे। जब चिपक रही है, चिपकने की कोशिश कर रही है, उसके और अंदर अंदर चिपक रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अधेशन बोलेंगे। और डीप में जा करके जब वो चिपकती है, क्यों चिपक रही है, ताकि जब बच्चा बड़ा हो, उसका जो वजन हो, वो आपका गर्भाशय, वो एक फीमेल का गर्भाशय संभाल पाए। तो क्या कर रही है बेचारी, मेहनत कर रही है। कौन मेहनत कर रहा है, ओवम, जो कि अब बड़ा हो रहा है। वहां पे क्या बनता है, जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होता है क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो अब हम ओवम नहीं बोलेंगे, अब हम जाइगोट बोलेंगे। तो वो जो जाइगोट है वो क्या कर रहा है, वो आपके यूट्रस में पोजीशन लिया तो अपोजिशन, चिपकने की कोशिश किया तो अधेशन, मतलब स्टिक हो रहा है ना, चिपक रहा है। उसके बाद और अंदर डीप जाकर के अपने स्ट्रक्चर्स को वो जब चिपका रहा है तो क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। और अच्छे तरीके से जब यूट्रस में इम्बेडेड हो जाएगा, जब पूरी तरह से अंदर वाले लेयर में, गर्भाशय के सबसे अंदर वाले लेयर में जब पूरी तरह से चिपक जाएगा, हम उसको इन्वेजन बोलेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ क्या करते हो, सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा खन करके आप उसमें उसकी जड़ों को लगाते हो। तो पहले जड़ फिर फैलती है ना, पहले कम फैलती है, फिर और मिट्टी के अंदर, फिर और मिट्टी के अंदर, फिर मिट्टी को कस के फिर पकड़ती है। तो जब कस के पकड़ लेती है गर्भाशय की दीवार को, तो उसी को हम इन्वेजन बोलते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, प्रत्यारोपण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होता है, डेसिड्यूआ। अब एक और चीज आ गया कि जब यूट्रस, अभी क्या हम बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं यूट्रस बोल रहे हैं, ठीक है। और यूट्रस का हम 3 लेयर मान करके चलते हैं, और मानते 3 लेयर है, बाहर वाला लेयर, बीच वाला लेयर और सबसे अंदर वाला लेयर। जो बाहर वाला होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाले को हम मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले लेयर को मतलब ऊपर से देखते हैं, फिर बीच से देखते हैं, फिर अंदर से देखते हैं। तो ये जो जाइगोट जाकर के चिपक रहा है वो अंदर यानी कि एंडोमेट्रियम में जाकर के चिपक रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी का सबसे अंदर वाला लेयर जो कि पहले एंडोमेट्रियम था, लेकिन अब उसमें जाइगोट आकर के चिपक गया है, वहां पर प्रत्यारोपण उसका हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेसिड्यूआ। यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस का सबसे अंदर वाला जो दीवार होता है, वॉल होता है, उसी को हम डेसिड्यूआ बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे, यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर को। लेकिन अब प्रेग्नेंट है तो क्या बोलेंगे, डेसिड्यूआ बोलेंगे। क्योंकि यूट्रस का जो अंदर वाला वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाइगोट भी चिपका हुआ है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, अब बच्चे का निर्माण होना शुरू होगा, बच्चा अब बड़ा होना शुरू होगा। तो उसी को हम बोलते हैं, और उसी का पार्ट है डेसिड्यूआ, बैसिलस, कैप्सुलरिस एंड वेरा। अब ये क्या है, अब अंदर वाले दीवार की बात हो रही है, ठीक है।
यूट्रस के सबसे अंदर वाला दीवार जिसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट, ऊपर वाले भाग को डेसिडुआ बैसिलस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, जो कि कैप्सूल की तरह एक बच्चे को क्या कर रही है, एम्ब्रियो को कवर कर रही है। और डेसिडुआ पेरिटेलिस या फिर वेड़ा, उसको हम बोलते हैं जो इसके ऊपर वाले, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसी को, मतलब अंदर वाला भाग ही है, लेकिन उसका जो साइट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल शायद आज लग रहा हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत से पढ़िए, कोई बात नहीं है। आप अगर घर के बड़े बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप पढ़ो और अपने जनरेशन का तकदीर बदलो। अगर आप छल करोगे तो किसी से भी आपको छल मिलेगा, अगर आप पसीना बहाओगे तो आपको बल मिलेगा। किस चीज़ का बल, पैसे का बल मिल सकता है, रिस्पेक्ट का बल मिल सकता है, लेकिन आज अगर सोते रहोगे तो फिर कल आपका कल नहीं होगा, फिर आपको कल नहीं मिलेगा, फिर आपको बीता हुआ कल मिलेगा, जिसमें आप हमेशा रोगे कि हाँ काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो हमेशा याद रखना है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा। आप मेडिकल लाइन से हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे जा कर के पूछिए, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है या फिर ऐप का लिंक है या फिर और सभी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, सारे लेक्चर्स फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कीजिए, अलका मेडिकल क्लासेस पे फ्री है। तो कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी पैसा आपको नहीं देना है, तो फिर क्या टेंशन की क्या बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको उतना ही पढ़ा पाऊँ जितना आपको एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी डिटेलिंग तो है, आपको इतना तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आराम से सांस लीजिए, फिर से हम समझते हैं, फिर से क्या समझते हैं, जो डेसिडुआ है, यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर है, उस लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वैसी लड़कियों के यूट्रस को के लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे, सबसे अंदर वाले भाग को, जिनकी जो प्रेग्नेंट नहीं है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गई, क्या बोलने लगे हम बोलने लगे डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ जो है वो साइड से है, ऊपर से है, और कैप्सूल की तरह एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है। तो ये कैप्सूल टाइप का है तो कैप्सुलैरिस हो जाएगा, ऊपर से है तो बैसिलस हो जाएगा, साइड से है तो पेरिटेलिस हो जाएगा या फिर वेरा हो जाएगा। तो नाम वही है, नाम जगह के हिसाब से नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना बस समझना है। तो हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो बच्चे को घेरने का, बच्चे को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर में ही ये काम होगा। तो जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो पहले छोटा सा था, फिर वो लेयर्स बन रहे हैं, फिर लेयर्स बन रहे हैं, फिर लेयर्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से नाम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद है कोरियोन और कोरियोन विलाई। अब कोरियोन विलाई में प्राइमरी स्टेम विलाई होता है, फिर कोरियोनिक विलाई बन जाता है। अब कोरियोन क्या है, यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसी को हम कोरियोन बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लू टाइप से है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कोरियोन बोलेंगे। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरीके से, इसी को हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये इतनी डेवलप नहीं होती है, टाइम के साथ, क्योंकि बच्चा ग्रो हो रहा है तो 9 महीने का समय क्यों लगता है, क्योंकि बच्चा भी बढ़ रहा है और उसको पोषण देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सारे लेयर्स भी बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नहीं था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्टेम सेल्स थे, मतलब छोटा छोटा सा फिंगर आया होगा। जैसे आप देखते हो जैसे फूल जब निकलता है तो छोटा सा कली निकलता है, वैसा ही ये ऐसा नहीं था, कली टाइप का था, छोटा सा था, तो हम उसको प्राइमरी स्टेम विलाई बोलेंगे। लेकिन अब बड़ा हो गया है तो कोरियोनिक विलाई हम इसको बोलेंगे। अब एक और चीज़ आपको समझना है, समझना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये आप देख रहे हैं ट्रोफेक्टोडर्म, ठीक है, ये आप देख रहे हो, यही जा करके ये वाला आउटर लेयर ही जा करके कोरियोनिक विलाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है आपको, स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले जो हमने सीखा था कि यहाँ पे जो ये छोटा छोटा सा जो लेयर था, जब सेल्स का डिवीजन होने लगा तो यही वाला लेयर डेवलप होकर के वो जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, यहाँ पे हमने यही सीखा कि एक चीज़ था, एक सेल था, पहले वो लेयर बना, फिर उसका जो
डेवलपमेंट हुआ तो उसके अलग अलग लेयर्स बनने लगे और इस तरीके से फिर बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो थोड़ा बहुत प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक यॉक सैक भी होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे को पोषण देता है। यहाँ, हाँ, ये देखिए, जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, जब यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा तो अभी इस टाइप का है, ठीक है। बच्चा कैसा है, इस टाइप का है। अब यहाँ पे जो कोरियोन की बात हो रही है वो ये वाला लेयर है, और ये वाला जो पीला रंग का जो सैक है, ये सैक क्या है, ये सैक है बच्चे को पोषण देने के लिए। क्या है, यॉक है, ये बच्चे को क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है। और प्लेसेंटा भी सामने में चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं आपको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये येलो कलर का सैक होता है ताकि बच्चे को पोषण दे सके, इसका अलग सिस्टम है। अभी बच्चे का निर्माण ये छिपकली जैसी लग रही है, छिपकली भी ऐसे ही होता है ना, जब आप देखते हो तो छिपकली भी ऐसा होता है, लेकिन बाद में जाकर के उसके सेल्स में डिवीजन होते हैं और हमारे सेल्स में डिवीजन होते हैं, तब जाकर के हमारा बॉडी अलग हो जाता है, उनका बॉडी अलग हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली जो हम सब है, वो स्टार्टिंग में जो फेज़ है वो लगभग लगभग सबका सेम सेम होता है। बाद में जाकर सेल्स में डिवीजन होने की वजह से सारे स्ट्रक्चर्स हर जीव के अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कहाँ पूछना है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, सारे लेक्चर्स फ्री है, और संडे को मैं लाइव आती हूँ डाउट सेशन के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और पॉडकास्ट भी आते हैं हफ्ते में 3 दिन, पॉडकास्ट भी आते हैं हफ्ते में 3 दिन। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बोल सकते हो कि हाँ मैडम ये वाला आप कवर कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। या फिर संडे को मैं लाइव आती हूँ, आप उसमें भी पूछ सकते हैं ज्वाइन होकर के। आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लिए काम करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।